जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। प्रोग्राम म्यूज़िक विद रमन खान के साथ हाज़िर हैं मैं और रमन खान आपकी खिदमत में। और जैसे कि आप पिछले प्रोग्रामों में देखते रहे हैं, म्यूज़िक के बारे में और उसके बारे में जो पूरी मौसीकी के बारे में जो आपने सुना और जो प्रोग्राम में देखा हमारे बड़ी बेस बनाने के लिए कि कहाँ-कहाँ से लेके चले और बेसिक चीज़ों से शुरू करते-करते आज आप देखेंगे कुछ और स्टेप्स आगे कि जो कि म्यूज़िक का हम लोग का जो कहते हैं कि जो मालूमात या इन्फॉर्मेशन जो हमारे माइंड में चीज़ें हैं वो और खुलेंगी, कुछ और उसके राज खुलेंगे। और साथ साथ ही एक और चीज़ भी है कि जब ये चीज़ें समझ में आएंगी, बेस मजबूत होगी, तो आगे जितना भी सफ़र है और हम लोगों का चलेगा आगे, तो उसमें और मज़ा भी आएगा। और समझ के मौसीकी को जो भी कोई गाना चाहें या समझना चाहें, वो सारे पहलू उसके रोशन होंगे। तो जी रमन जी, आप डॉक्टर मौजूद साहब, हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। जी, तो जैसा आपने बोला कि जो म्यूज़िक है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। प्रोसेस है बिल्कुल। ये ऐसा नहीं होता कि आप इसको कुछ दिन में सीख से, ये कंटिन्यूसली आप इम्प्रूव करते रहते जी हैं। जी तो देखिए, सीखने में हम पहले भी यही बातें करते आ रहे हैं और जी बार जी बार उस बात को करते हैं ताकि वो बातें आपके दिमाग में घर कर जाएं, एक बार जी पक्की हो जाएं। जी क्योंकि बिल्कुल। जब आप गाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। हाँ। बट अगर आपको पता है कि ओके आप कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, तो हम्म। फिर ध्यान में रहता है कि ओके ये चीज़ें भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, संगीत सीखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो सबसे पहले है कि आपकी जो विलिंगनेस है, कि आप हम्म। वाकई में सीखना चाहते हैं। जैसा सी लास्ट एपिसोड में भी मैंने बोला था कि आप वाकई में सीखना चाहते हैं या पहले से ही सीखे हैं। हम्म। अगर आप ये मानते कि आपको पहले से ही काफ़ी म्यूज़िक आ रहा है, तो शायद वो हमारी लर्निंग को ब्लॉक कर देता है। हम्म। देखिए, अब उसका ये सारी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। मेरे लिए रफ़ी साहब म्यूज़िक के भगवान हो सकते हैं। हम्म। और मैं ऐसे सज्जन लोगों से भी मिला हूँ जो बोलते हैं कि सर जी, मैंने रफ़ी साहब से भी बेटर गा लिया। तो मेरा बताएं। तो मेरा क्वेश्चन था, लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और मैं वाकई जानना चाह रहा था कि उनको कैसे लग रहा है। हाँ। तो वो साहब बोलते कि देखिए, इस गाने में रफ़ी साहब ने भी उतनी मुर्कियाँ नहीं लगाई जितनी मैंने लगा ली। हाँ तो लेकिन क्योंकि उनकी जो समझ थी वो उस तरह उतनी से, ही थी। है ना? तो अब ये नहीं होता कि मैं उनको समझाने की कोशिश करूं, वो व्यर्थ होगा, वेस्ट होगा, हाँ बिल्कुल वेस्ट बिल्कुल। ऑफ एफर्ट। तो इसलिए सबसे पहले आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो जिससे भी आप सीखना चाहें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। आज का टाइम जो है, लाइक नेट का है, सोशल मीडिया का है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर से आती है, स्टार मेकर से, इंस्टाग्राम से वीडियोस सुनते हैं, टिकटॉक से सुनते हैं, तो आपको लगता है ओके ये ठीक है, आपको लगता है ये ठीक है। हम्म। हालांकि आप टीचर से भी सीख रहे होते हैं, बट आपको लगता है कि ओके नहीं, टीचर से तो हम सीख ही रहे हैं, हम इन वीडियो से भी थोड़ा सीख और लें। ज्यादा ज्यादा सीख लें, हाँ, हालांकि उसमें फिर तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाती है। अब चीज़ ये देखिए, अब हम सबसे पहले तो ये आते हैं कि किसको ये लगेगा कि उसको सीखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको अगर मैं म्यूज़िक की लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो वो थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले आपको एक सोशल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। हर मुख्तलिफ़ देशों में जगह-जगह पे कुछ एरियाज़ जो हैं वो अच्छे रेट किए जाते हैं कि हम्म। यहाँ रहना बहुत सेफ़ है। कुछ एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, यहाँ क्राइम है। हाँ, क्राइम तो रेट हाई है जो भी है। सेफ़ और अनसेफ़, हम्म। उसका हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि जहाँ पे चोरी ना हो, जहाँ पे डकैती ना हो, जहाँ पे ये ना हो, लूट मार वो इस तरह की कोई स्टैंडर्ड जो चीज। है वो सेफ़ के हैं, बिल्कुल। है ना? इसी तरह से जब हम म्यूज़िक करते हैं, तो म्यूज़िक में कुछ सेफ़ ज़ोन है, कुछ अनसेफ़ ज़ोन है। बड़ी अच्छी बट बात है। अगर मैं एक जो अनसेफ जोन में जो बंदे हैं वहाँ के, उनको बोलूँ कि नहीं भाई, आप जो ठीक नहीं रह रहे, आप जो सोशल वैल्यूज़ हैं या मॉरल वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से आप ठीक नहीं रह रहे। मैं किसी एक इंसान को पकड़ के उसको हम्म। 2 घंटे लेक्चर देता हूँ, हम्म। उसको लगता है ये थोड़ा ठीक कह रहा है, बट जब वो बाहर निकलता है वापस उस माहौल में, तो बिल्कुल। उसको लगता है कि यही ठीक है।
तो वही चीज़ जो मैं समझता हूँ म्यूज़िक में भी होती है कि जब हम उस चीज़ को समझते ही नहीं कि क्या ठीक है क्या गलत है, तो जो हम गलत किए जा रहे हैं उसी को हम ठीक मान के उसी को तो लाइफ फिर मान के जी, जी, चलते फिर हैं। तो हमारा करेक्शन या इस्लाह हो ही नहीं सकती, हम ही समझ रहेंगे, हम मुकम्मल हो गए। नहीं, उसमें उनकी गलती भी नहीं है, हाँ, क्योंकि लेकिन अगर हम ये क्योंकि सोचने लगे, क्योंकि बचपन से ही उनको एनवायरनमेंट ही ऐसा मिला। हाँ, जब एक बार उनको अच्छी तरह एक मौका मिला कभी रहने का, क्योंकि आपको एक अच्छी सेफ जगह पे रहने का मौका मिलता, तो उसने देखा यार यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई किसी को मार नहीं रहा, सब प्यार से रह रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुकून है। फिर उसको ये समझ आएगी कि नहीं, इस चीज़ की कितनी वैल्यू है। वैल्यू है क्या उसी तरह जब आप सही म्यूज़िक में उतर जाते हैं, तभी आप ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि इस सही म्यूज़िक की क्या वैल्यू है या नहीं वैल्यू। क्योंकि इसमें जब ये हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो, और या नेट की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में मेंशन किया था कि हर एक के पास राइट है। जैसे मैंने रफ़ी साहब का एग्ज़ाम्पल दिया, मेरे लिए रफ़ी साहब बहुत ऊंची चीज़ हैं, और कोई सज्जन बोल दे कि नहीं नहीं रफ़ी साहब तो इतने अच्छे नहीं थे, वो वाला सिंगर इनसे ज़्यादा अच्छा है, तो उसको मैं तो कैसे उनकी अपनी गलत प्रूव जी, जी, करूँगा, जी, है ना? उनकी अपनी क्योंकि ओपिनियन, क्योंकि उनकी राय। ओपिनियन है, बट मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी पे भी ओपिनियन बनाने से पहले या तो हम बताएं कि ओके आपने ये पेंटिंग बनाई है साहब, इसमें ये गलती है, ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, फिर तो मैं मानूं। अगर बोलो इसमें कुछ कमी है जी, क्या कमी है वो नहीं खुद ही नहीं बताएंगे, पता, जी, पर जी। अगले को डिग्रेड कर देंगे, हम्म, वो एक गलत चीज़ हो जाती है। सही सही। तो अब चीज़ इसी से शुरुआत होती है कि अब हम सीखें कैसे। अब मान लीजिए मुझे कैसे पता कि क्या ठीक है क्या गलत है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे किसी ने बोला कि आपको ये एक डिश बनानी है, कुक करनी है, तो इसमें आप देखिए कि कैसे इसको बनाएंगे। मैं देखूंगा इसमें ये मसाले पड़ेंगे और इतनी डिश है तो इतना नमक पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी कितनी क्योंकि होगी कि मैंने हर एक वो रेसिपी प्रोपोर्शन कहीं से देखी, तो मैंने प्रोपोर्शन के हिसाब से देख ली, राइट। तो मैंने उसी हिसाब से डाल दी। अब ये तो मेरे कंफर्ट जोन में आ गया कि इतनी सी डिश थी तो मैंने बना बना ली। ली, अब मान लीजिए मुझे बोला गया कि ओके 200 आदमी के लिए डिश बनानी है, तो तो उसको फिर आप मुश्किल हो कैसे जाएगी। डालेंगे। तो जो एक हाई क्लास मास्टर शेफ़ होंगे, वो बोलेंगे ओके इतनी क्वांटिटी, इतना नमक डाल दो, इतनी मिर्च डालो, वो बहुत ठीक है। होगा, राइट। बट मेरे लिए वो चैलेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसी तरह जब हम म्यूज़िक को सीखते हैं और जैसे जैसे हम आगे समझ में बढ़ते आने हैं, लगती है थोड़ी तो बहुत। बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम क्या इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी जजमेंट इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। म्यूज़िक में नमक नहीं डालते हम, हाँ, म्यूज़िक में हम जजमेंट, स्वर की जजमेंट इम्प्रूव और कि ताल की जजमेंट इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कि किस हद तक क्या तो है। ये एक बेसिक चीज़ है जहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए कि अब अपनी जजमेंट को कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है ना। अब जो आसान आसान चीज़ें, जैसा एक एग्जांपल मैंने दिया, तो उसमें मुझे आसानी है। अब जैसे मैं करता रहूँगा, अपने एक्सपीरियंस से मैं बड़ी चीज़ भी कर पाऊँगा। सही होता भी यही है। हाँ जी, जी। जी। और एक छोटा सा एग्जांपल स्वर के हिसाब से देता हूँ। एक हमने पहले एक चीज़ शेयर की थी कि जैसे हमारे इंडिया या पाकिस्तान में जब भी बारिश होती, गली में पानी भर जाता था, तो हम एक स्लैब्स या ईंटें डाल देते थे हाँ, कि कि उसके इसके ऊपर ऊपर पैर रख के स्टेप, आप हाँ, निकल जाइए, ताकि आपको जो पानी है या कीचड़ है वो उसमें पाँव गंदा में ना कर हाँ, पाए, ना वो गंदे करे। राइट। अब आपने जैसे बरसात बरसात के दिनों में 6-7 दिन बारिश होती रही, तो पहले दिन आपको थोड़ा मुश्किल लगा, यार यहाँ चलना तो बड़ा मुश्किल है। दूसरे दिन आपको लगा कि नहीं यार, ये तो मैं निकल सकता आदि हूँ। होने लगे, आहिस्ता-आहिस्ता अब तीसरे दिन ट्रेनिंग के लिए मैंने क्या किया कि उसमें से एक-एक स्लैब एक बीच में से निकाल दी। निकाल दी, तो वो अब स्टेप बढ़ आपके गए। लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हो गया थोड़ा। हाँ, तो इसी तरह जब आप स्वर में सीक्वेंशियल नोट्स या सारे गामा सीक्वेंस में गाते हैं, तो वो आपके लिए आसान होता है। जब आप हारमोनियम को सपोर्ट रख के गाते हो, वो और भी आसान होता है। जब आप उसको सिर्फ जजमेंट के ऊपर गाते हैं और जैसे मैंने बोला बीच में से स्वर निकाल दूं, हाँ, तो वो आपके लिए और चैलेंज होगा। बट एक बार अगर आपने वो चैलेंज ले लिया,
तो आप यहाँ से वहाँ तक की छलांग भी लगा इजीली सकते चले हैं। जा सकते हैं। अब गाने वेरी में कभी भी जो स्वर है वो सीक्वेंस में नहीं आएंगे, वो रैंडम आएंगे। जी, जी, ऐसे ही तो होता है। आपको यही सीखना है कि उन स्वरों को रैंडमली आप कैसे एक्यूरेटली गा गा सकते हैं। सही, जी, बिल्कुल। तो आप कुछ इसके एग्ज़ाम्पल जो अभी आपने कहा इसको कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल 1 मिनट जी। जी। हेलो चेक। हाँ जी। सबसे आसान तरीका देखिए, सा रे गा मा पा, जो मैंने बजाया वो ऊपर गा दिया। पर अब ये मैं नहीं गा रहा, ये हारमोनियम मुझे गा रहा है, राइट। अब सा, तो रे कहाँ है? अब रे मुझे ढूंढना है अपनी जजमेंट से। सा रे, अब ये रे ठीक है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें शुरू में शायद नहीं पता चलेगा, तो इसलिए वहाँ पे टीचर का रोल आता है। जब आप टीचर को बताएंगे तो वो बताएंगे नहीं आप थोड़ा सा ऑफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप बार बार उसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो आप वो सीख पाएंगे। अब सा रे गा मा, ये सीक्वेंस में आ गए तो ये आसान है, मैं एक के ऊपर दूसरा पकड़ रहा हूँ। अब जैसे सा गा पा नी सा, ये थोड़ा और मुश्किल हो गया है ना। अब गाने में अब ज़रूरी नहीं कि गाना सा से शुरू होगा या गा से, गाना कहीं से। फॉर एग्जाम्पल एक रफ़ी साहब का गाना, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो ये सारा टोटली जो है जजमेंट के ऊपर है। हाँ जी, तो उसके लिए मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे सा गाना है या मुझे रे गाना है। हुँ, मैं सिर्फ जो पिच मैंने सुनी है गाने में उसी को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही हमारी जजमेंट है कि पहले तो हमने एक्यूरेटली सुना है, फिर हमने उसको एक्यूरेटली गाया है। हुँ। ये म्यूजिक है। हाँ, और जब तक उन सुरों की पहचान नहीं हो, तो हाँ। ज़ाहिर है कि फिर वो अब जैसे सुरों की पहचान की हम बात करते हैं, बहुत सारे जो सीखने वाले वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले मैं गाने को सारे गामा में कन्वर्ट करूँगा फिर गाऊंगा। नहीं, जब हम गा रहे हैं उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो सारे गामा, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये पिच के डेजिग्नेशन है, हुँ, राइट। ये गाने में हम सोचते नहीं कि हम सा गा क्या रहे है हैं, हाँ, गा बिल्कुल रहे हैं, ख्याल भी नहीं आता। राइट। लेकिन वो एक सीक्वेंस से हाँ, चल रहे होते हैं वो। अगर मैंने स्टूडेंट को समझाना है यहाँ कोई, तो वो बोलेगा सर मुझे ऐसे समझ नहीं आता एक बार, तो मैं बोलूँगा ओके घर जाके हारमोनियम पे प्रैक्टिस करना, नी 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 सा सा सा, है ना। तो उसको बजाने के लिए वो डेजिग्नेटेड नोट्स मिल जाएंगे। हुँ, तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं धीरे धीरे। सबसे ज़रूरी चीज़ म्यूज़िक सीखने में है कि आपको पेशेंस ज़्यादा रखनी होती है। अब ये नहीं कि आप सीधा गाना गाना शुरू कर दीजिए, सबसे पहले आप सा का रियाज करिए। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, उस्ताद राशिद खान साहब जिनका रिसेंटली इंतकाल हुआ, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब वो म्यूज़िक सीख चुके थे 5-6 साल तक, फिर वो किसी मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ अपने नाना के पास फर्दर उसको सीखने गए, तो उन्होंने अच्छा। दोबारा से उनको बोला कि आप बेटे सा गाओ। बोलते, मैंने कहा ठीक है मैं सा गा रहे, तो बोलते नहीं सा ऐसे नहीं गाओ, 1 हफ्ते तक 8 दिन 8-8 घंटे ओहो! पूरा सा ही सिर्फ गाओ। हुँ, उसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि उनको सा उनका गलत था, उनका सा ठीक था, पर वो फिर भी चाह रहे थे कि वो अपने सा का एनालिसिस करें ताकि फ्यूचर में समझ के उसको भूल बोल से भी कभी उनका सा गलत गलत ना नहीं हो। हो, क्योंकि हाँ, ज़ाहिर है कि पहला नोट ही वही होता है और जैसे आपने कहा कि
बड़े इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है और उसमें कोई भी इल्म अगर हम हासिल करें जब तक कि हमें वो पेशेंस ना हो, हाँ तो जी। ज़ाहिर है कि हम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते और ये तो चूँकि इसमें पित्ता मारना पड़ता है, थोड़ी-सी मेहनत भी करनी पड़ती है, हाँ जी। तो अगर वो ना हो तो फिर बहरहाल वो नहीं हो सकते। हाँ जी, देखिए एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा जो हम बातचीत करते हैं उसका ये मकसद या उसका ऑब्जेक्टिव या पर्सपेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के सारेगामा सीखेंगे। हाँ, हम लेकिन सिर्फ़ ये सारेगामा या और तरीके से सीखने के लिए हमारे टीचर्स जो ऑलरेडी जिनसे आप सीख रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको सिखा रहे हैं। हुँ, हुँ, हमारा बातचीत करने का सिर्फ मकसद यही है कि आपको थॉट्स की क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा हो, एग्ज़ैक्टली। ताकि आप उनको अच्छी तरह फ़ॉलो कर सकें, अच्छी हाँ, तरह उनको सीख सम और सकें। अच्छी तरह समझ सकें, मज़ीद बेहतर हाँ जी। तरीके से। जी, देखिए नाज़रीन बड़े काम की बातें चल रही हैं, बीच में अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। कि शाहकार के लिए तैयार हैं? जल्द आने वाला है 2024 का रमदान एक्सपो आप ही के कनाडा में। 300 से ज्यादा बिजनेसेस, दीगर फैशन और क्राफ्ट्स के स्टॉल्स। आइए और अपने लोकल बिजनेसेस का हौसला बुलंद कीजिए। उसके अलावा वहां मौजूद होंगे कार्निवल एक्टिविटीज, राइड्स, मजे मजे के खाने, बिजनेस शोज, मौसीकी और डांस परफॉर्मेंसेस, यानी आपकी फैमिली के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। रमदान एक्सपो 2024, जहां सकाफत और तिजारत का मेल होगा, आपकी खातिर व मदारात के लिए हम आपके मुंतजर रहेंगे। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. वक्त के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं। जी, आप बात कर रहे थे कि जो ये कुछ भी आपने अभी इसके सुरों के हवाले से बताया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ख्याल था हम लोगों का शुरू में कि कुछ ख़ास चीज़ों को भी लेके हर एपिसोड में कुछ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आज मुझे ख्याल आ रहा था कि ये जो हम गाने सुनते हैं, हज़ारों लाखों गाने बनते हैं, तो हर एक की डिफरेंट तर्ज होती है और तो ये आखिर कैसे बन जाते हैं? उनके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ आती है कि इसको
ये तर्ज बना ली जाए, ये तर्ज बना ली जाए, फिर उसमें इतने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कहीं पीसेस दिए होते बड़े अच्छे लगते हैं कि अगर ख्याल आता है ये ना होता तो इतना मजा ना आता। तो ये बड़ा क्रिएटिव काम है। तो ये कैसे इसको मतलब पहले मैं ये ख्याल आया कि पहले कंपोजिशंस कैसे बनती हैं, तो इस पर कुछ आप बताएं कि ये सारा क्या सिलसिला है। देखिए कंपोजिशन अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से बनते हैं, पहले भी 2-3 तरह से बनते थे। जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है या इनिशिएट होता है वो होता है आपका सिचुएशन से। अगर हम यानी फिल्म की सिचुएशन पिक्चर की बात हाँ करें, जी जी जैसे हम अगर बात करें गज़ल की, तो गज़ल का जो प्रोसेस इनिशिएट होगा वो शायरी से होगा हाँ कि बुनियादी चीज़ वही जो होती है। हाँ जो हमारे उस्ताद लोग जो भी गज़ल गाते रहे हैं, उनको लगा कि यार ये जो अल्फाज हैं ये बहुत अच्छे हैं, अगर इसको कंपोज करके गज़ल बनाई जाए तो और तो अच्छे लगेगा ये सुनने बहुत वालों को। सुनने वालों को अच्छा लगेगा। हाँ तो फिर वो उस तरह से डिसाइड करते थे कि ओके ये इसका मूड लग रहा है तो इसको किस तरह से स्वरों में पिरोया जाए। मसलन कोई सैड सी गज़ल है, हाँ जी, कहीं हाँ जी। खुशी की है, कोई तारीफ रोमांटिक है, उसी हिसाब से वो अब देखिए कुछ जो स्वरों के कॉम्बिनेशन होते हैं उस पे भी हम कई बार चले जाते हैं। कई लोगों का मानना होता है कि ओके जैसे फॉर एग्जांपल शिवरंजनी राग है उसके स्वर हैं तो वो जनरली सैडनेस के लिए आएंगे। सैडनेस जनरली होता है कि थोड़ा पैसिव हो गया है ना। तो अब वेस्टर्न म्यूज़िक में भी या इंडियन म्यूज़िक में भी ये माना जाता है कि जिसमें गा शुद्ध लगेगा वो ज़रा खड़ा गाना लगेगा, हाँ है ना। जो थोड़ा गा कोमल लगेगा तो थोड़ा पैसिव लगेगा। पर ये हर जगह पे ये ट्रू नहीं है। हाँ अब जैसे बहुत सारे सैड सॉन्ग हैं जो शिवरंजनी राग में बने हैं, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, है ना। हाँ और मुकेश जी का गाना जाने कहाँ गए वो दिन, ओ हाँ मेरे सनम, राइट। और पर अब शंकर जयकिशन ने ही द मोस्ट रोमांटिक गाना बहारो फूल बरसाओ वो भी शिवरंजनी में बना दिया। हाँ आपको वो सुन के कहीं नहीं लगता कि ये सैड सैड है हाँ है ना। तो हाँ ये उसमें रोमांटिक ही ये उन्होंने सारी रंग रखा है। इंटेलिजेंस यहाँ जाके बैठती है कि आप कॉम्बिनेशन को कैसे कंपोजर ड्राइव कर रहे हैं। कंपोजर की मतलब हाँ क्रिएटिव जी, काम है। क्रिएटिव काम है। हाँ जी। और जैसे हम फिल्म म्यूज़िक की बात करें तो अलग अलग तरह से कंपोज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन के ऊपर ही गाना खड़ा हो जाता है। जैसे प्यारेलाल जी की एक इंटरव्यू की वो जब बॉबी मूवी बन रही थी तो वो जैसे गाड़ी से उतरने लगे समहाउ वो गाड़ी का लॉक ख़राब था, वो उधर से लॉक्ड हो गए, अच्छा है ना। तो वो बोलते बख्शी साहब उधर से नहीं उतरना पड़ेगा, इधर से उतरना पड़ेगा। बख्शी साहब ये तो कमाल हो गया, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से अंदर कोई से कोई बाहर बाहर ना नहीं। जा अच्छा सके, वही वर्डिंग उसके है ना। हाँ तो हाँ जब हाँ तक वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा अच्छा तुकबंदी लग रही है। हाँ इसके ऊपर उन्होंने जैसे अंदर गए तो एक सिचुएशन भी वैसी आई। हाँ तो वो गाड़ी में बंद हो गए थे, उन्होंने कमरे में बंद करने का हो गया, हम काफ़ी तुम्हें सारे कमरे में गाने ऐसे जब कंपोज़र आपको कई बार इंटरव्यू में एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। जो म्यूज़िक डायरेक्टर रवि हुए, उम, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बताया था जब ये उनको इस मूवी के लिए फ़िल्म फेयर भी मिला था। चौदहवीं का चाँद, है ना हाँ बड़ा टाइटल, खूबसूरत बड़ा सॉन्ग है रफ़ी खूबसूरत साहब ने। गाना पहाड़ी राग में उन्होंने जी जी बनाया। जी तो अब जब वो बोलते कि शकील साहब जो जब गाना लिख रहे थे तो गुरुदत्त जो कि प्रोड्यूसर थे उन्होंने बोला कि शकील साहब मुझे टाइटल सॉन्ग चाहिए, लाइक चौदहवीं का चाँद मूवी है तो इसी पे चाहिए। तो बोलते पहली लाइन तो ठीक है, चौदहवीं का चाँद हो, आगे क्या होगा? तो रवि साहब बोलते मैंने लाइक स्पॉन्टेनियसली बोला चाँद हो, चाँद के क्या साथ या आफ़ताब हो, अब ये वाह है ना? यानी उन्होंने बात की और वो वाकई वो एक शेर है ना? की सूरत तो में आ फिर गया। जब ये 2 चीज़ बन गई तो आगे फिर उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो हाँ अब ये पहले लिरिक्स बने अच्छा और अब उसके उसको ढालना था उसको म्यूजिक में। उसको म्यूज़िक में ढाल दिया गया, क्या बात राइट। तो ऐसे ही रवि साहब ने एक और इंटरव्यू में भी बताया। तो जैसे ये रवि साहब का एक गाना मैं रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मेरी खुशकिस्मती रही, मैंने बहुत सारे जो हमारे जिनको हम उस्ताद लोग मानते हैं
उनसे मुलाकात का उनके जैसे हमारे शोज़ में वो शिरकत करते थे। तो उनसे तो मुलाकात होती रवि होगी। साहब के साथ 2 बार या 3 बार मैंने शोज़ में पार्टिसिपेट किया। वाह! बड़ी बात तो है। देखिए उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती थी। यकीनन, यकीनन। वो बोलते थे कि बेटे मैं एक-एक गाने की 4-4 5-5 ट्यून बना लेता था। ओह! और एक-एक गाने में जैसे इंटरल्यूड जिसको बोलते हैं, हाँ, उसमें हाँ। 3-3 4-4 इंटरल्यूड एक-एक गाने के। तो ऐसे अच्छा। लोग मेहनत से हाँ, काम मेहनत करते थे। करते थे उसमें जो बेस्ट होता था, वो उसमें रखते थे लेकिन तो अब एक मूवी आई थी काजल, हुँ। उसमें सिचुएशन थी कि जो राजकुमार हैं, वो ड्रिंक करने के बाद घर आते हैं, तो वो अब ड्रिंक किए होते हैं, अब वो शायरी बोलते हैं और अपनी वाइफ़ को नशे में बोलते हैं, छू लेने दो नाज़ुक होठों को, हाँ, बड़ा खूबसूरत कुछ गाना और है। नहीं है जाम है जाम ये। है ये। तो अब जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की जो रिक्वायरमेंट थी, वो बोलते राजकुमार जी को जनरली डायलॉग्स के माध्यम से ही जाना जाता है। हाँ, हाँ। वो रोमांटिक हीरो या वैसे हीरो नहीं नहीं थे। थे। वो बोलते कि इसलिए उनकी जो अब क्योंकि वो ड्रिंक करके आए हैं, मुशायरे से या कहीं और से आए हैं, तो अब वो जो ये लाइन है उनको शायराना अंदाज में बोल देंगे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सेलेक्ट किया, जैसे हम मुशायरे में पढ़ते हैं, छू लेने दो नाजुक होठों को, हाँ, ये मुशायरे का तर्ज़ कुछ और नहीं है। है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा था, वो सबसे हसी नाम है ये। तो ये उन्होंने अपनी मैंने ये जो चीज़ सुनी, ये मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ, ये मैंने यूट्यूब की उनकी इंटरव्यू से सुनी थी। हाँ, हाँ। तो उन्होंने ये ऐसा एक्सप्लेन किया। वो बोलते मुझे लगा कि ओके ये तो ठीक है, ये तो एक बड़ी आम सी चीज़ है। हुँ, हुँ। मैंने बोला चलो ठीक है ऐसे ही रख लेंगे। तो साहिर साहब ने शायद ये गाना लिखा था। बोलते मैंने बैठे-बैठे ना, जैसे हम गाना लिख रहे थे, वो अपना लिख रहे हुँ, तो हुँ। मैंने बैठे-बैठे ट्यून बने, छू लेने दो नाज़ुक होठों को, कुछ और वाह! नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे वाह! हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। तो बोलते मैंने जब ये ट्यून सुनाई, तो साहिर साहब बोलते ये तो बड़ी अच्छी लग रही बहुत है अच्छी लगी, है इनफैक्ट ना? बड़ी अच्छी हो गई। तो वो बोलते पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अड़े रहे कि नहीं भैया राजकुमार कैसे गाना गा सकते हैं। हाँ। तो कहते हम ठीक है आप वही रख लीजिए साहब। तो कहते जब मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने रफ़ी साहब को प्रैक्टिस कराई दोनों तरह से। जब हम अच्छा, गाना रिकॉर्ड करने गए, तो मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब को बोला कि साहब देखिए, दोनों चीज़ें तैयार रिस्क हैं। की बात है, आप ये गाना एक बार गुआ के देख लीजिए, अगर आपको नहीं ठीक लगेगा तो अभी का अभी हम दूसरा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि चलो ट्राई कर लो। कहते जब वो रफ़ी साहब ने गाना ही शुरू किया, तो वो बोलते नहीं, नहीं, नहीं ऐसा ही होना चाहिए ये गाना हाँ, तो, वो बड़ा खूबसूरत, है ना? बहुत खूबसूरत तो चीज़ है। अब जो बदकिस्मती ये रही, क्योंकि ये सिर्फ़ उन्होंने शेर जो थे रिसाइट करने थे, गाने नहीं थे। तो हाँ, उन्होंने 2 ही अंतरे लिखे थे, हाँ, 2 अंतरे हैं उसमें। तो वो हाँ, गाना छोटा पड़ रहा था। अब फिर गाने के हिसाब से छोटा, तो बोलते नहीं साहिर साहब को बोल लो कि एक अंतरा और लिखें। साहिर साहब बाहर गए थे शहर के अच्छा, लिए, अच्छा। तो इसी तरह से इस गाने में आज 2 तक 2 ही 2 अंतरे अंतरे हैं। हैं, हाँ। लेकिन बड़े भरपूर और बड़े खूबसूरत है वो। यस। यानी वो 2 सुन के ही मज़ा आ तो जाता है तो और आंसरिंग टू योर क्वेश्चन कि कंपोज़र जो होता है, उसका सोचने का तरीका और होता बिल्कुल है। डिफरेंट होता है। जो डायरेक्टर होता है उसका या प्रोड्यूसर होता है, उसका सोचने का तरीका और होता है। हुँ। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर सभी मिलके ये भी देखते हैं कि ओके एक्टर को सूट करेगा भी कि नहीं करेगा। कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं देखिए हाँ जी। कि फ़िल्म की सिचुएशन, अदाकार की मतलब उसकी क्या है जिस पे पिक्चराइज़ किया जा रहा है उसका मतलब ये तो एक पूरा पैकेज है कि जिसकी वज़ह से उस सारी चीज़ों को देख के जब हमारे सामने आता है हम सोचते हैं भाई गाना बड़ा अच्छा है। तो लेकिन ये जो कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये देखिए ये जो सब्जेक्ट है, तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हुँ, अगर मैं बोलूँ कि फिर क्या रवि साहब ने ये ट्यून वाली मैं भी इस गाने की ट्यून बना सकता हूँ, मैं बना हुँ। सकता हूँ, कोई हाँ, भी बना सकता है। पर लेकिन
क्या वाकई में इतने इंसाफ हो सकेगा इतने उस इतने लाखों करोड़ों लोग मेरी ट्यून को पसंद करेंगे जैसा रवि साहब नहीं, की ट्यून को जो पसंद कर रहे हैं? तो हाँ, बनाना बड़ी बात नहीं है, जो एक्सेप्टेबल ट्यून बनाना वो बड़ी वो बात है। बड़ी बात है कि हर एक को अच्छा भी लगे हाँ जी, और देखने में भी ज़ाहिर है फ़िल्म की सिचुएशन उस हिसाब बिल्कुल। से भी बिल्कुल लगता है उसमें फिट हुआ हुआ होगा हाँ चीज़। जी। इसी अच्छा तरह सीखने के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, अब ये गाना रफ़ी साहब ने ना गा के किसी लोकल लेवल सिंगर ने गा, ट्यून तो उन्होंने भी वही गानी थी। पर जब हम देखते हैं कि रफ़ी साहब जब वर्ड को बोलते हैं, तो कैसे मिठास झलकती है। हुँ, जब एक आम सिंगर मेरे जैसा कि ना चीज़ गाता है, तो वो चीज़ कभी भी नहीं आ सकती, हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हम तो सिर्फ़ लेकिन एक लेकिन लेकिन वो बात है ना कि देखिए कि वो मैं कहता हूँ गॉड गिफ्टेड एक चीज़ थी उनके पास नहीं, और वो गॉड गिफ्टेड भी थी और मेहनत भी थी। मेहनत तो बगैर मेहनत के तो कुछ हासिल ही नहीं होता। जैसे अभी आपने बताया कि उसके लिए थोड़ा-सा हाँ जी। पेशेंस के साथ काम करना होता है, वो तो अब बुनियादी चीज़ ऐसा है। नहीं था कि रफ़ी साहब जब आए ही थे वो उनको तो टॉप गॉड पे की हो गए थे। गिफ्ट थी, वो टॉप पे चले गए, नहीं। बड़ी मेहनत की उन्होंने, बहुत मेहनत, बहुत हर्डल्स, बहुत सी उसको कह सकते हैं हरासमेंट्स उन्होंने टॉलरेट फेस की, की हाँ, फेस की वही। लाइफ में। उस जिसको बोलते हैं आग में तप-तप के वो आगे निकले। कुंदन सेम बनता है सेम कहते चीज़ हैं। लता हाँ, जी के लिए। हाँ, नहीं ये बात सही है। हाँ, तो उनकी इतनी मेहनत कंपोज़िशन पे बनाने में हाँ और जी, फिर इनकी गायकी में वो सारी चीज़ें हाँ तब जी। कहीं जाके एक वो होता बिल्कुल, है। तो ये जैसा मैंने बोला ये बड़ा सब्जेक्ट है कि ये मैंने सिर्फ़ एक तरीका आपको बताया कि इस तरह से गाना बन जाता था। जी, 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 कि आखिर बाकी बाकी बहुत सारे और तरीके थे, वो हुँ। हम थोड़ा लंबा टाइम चाहिए तो फिर कभी उसको हाँ, वो ज़ाहिर है कि ये डिस्कस कर चीज़ें तो लेंगे। हमारी चलती रहेंगी, जो-जो हाँ प्रोग्राम जी, आगे चलते बाकी रहेंगे। बाकी मैं एक चीज़ अपने देखने और सुनने वालों को ज़रूर अपील करना हुँ, चाहूँगा हुँ, कि जो भी हमारा शो देख रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा वो अगर हमें कुछ क्वेश्चन्स पुट अप करें, ताकि हुँ, हमें भी पता लगे कि वो हमारी बात को कितना समझ पा सही रहे है, हैं, हाँ। तो हाँ, हमारे से जुड़ें भी। हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने कही बल्कि मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम ये करते हैं कि लाइव कॉल लेते हैं। उसमें भी अगर कोई जो चलिए, प्रोग्राम देख रहे हैं, पिछले जो हमारे प्रोग्राम आए उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वो अगर करें और यहाँ आप उसको एक्सप्लेन करें, तो बड़ा अच्छा भी लगेगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग ज़रूर लाइव कॉल भी लेंगे। हाँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हाँ, भी हम बता सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है, तो हाँ, हम हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लें ये कि आपका कि बड़ापन है मैं कि समझता हम हूँ इसका बीइंग आंसर ए पहले उस्ताद ढूँढ में के फिर आपको ये बताएँगे। आपका बड़ापन है और ये हकीकत ये है कि लेकिन जितने मैंने देखा क्लास में हम लोग खुद देखते हैं कि जितना नॉलेज जिस तरह आप डिलीवर करते हैं और जितना देते हैं ना तो बड़ा मज़ा भी आता है और बहुत से पहलू खुलते हैं सारी चीज़ें समझ में आती हैं वो सारा तो ये तो आपकी अपनी वो है कि लेकिन यकीनन आप लोगों को ज़रूर इसमें जो भी चीज़ ऐसी लगे कि इस पे आप सवाल कर सकते हैं तो लाइव कॉल कीजिएगा नेक्स्ट शो में हम इस चीज़ को भी रखेंगे। जी, तो आप इस सिलसिले में और मज़ीद कुछ क्या वो करेंगे? जैसे आज हम अभी बात हो रही है हमारे कंपोज़िशंस के ही हाँ जी, सिलसिले में। अच्छा मुख्तलिफ़ जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, हाँ जी। उनकी हम जब सुनते हैं कोई कंपोज़िशन तो हमें एक थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर होता है क्योंकि इतने हर एक की इतनी चीज़ें सुनी हुई हैं कि नहीं इसमें उनका रंग दिख रहा है, ये शायद उनकी होंगी। वो तो डॉक्टर ये साहब सॉरी टू इंटरप्ट, वो पहले दिखता था। आज के टाइम में आप नहीं पहचान सकते कि ये इस कंपोज़र का गाना, ये इस हाँ, नहीं कंपोज़र का आज के गाना है। टाइम में तो ख़ैर इतनी चीज़ें भी किसी इतने ज़्यादा के लोगों की नहीं आती हैं हुँ, सामने। पहले तो ये होता था कि इतना उनका काम होता था, तो सामने नज़र भी आता था। हाँ जी। अभी ये होता है कि किसी का एक आध काम थोड़ा-सा आगे हुआ, फिर उसके बाद किसी दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, बहुत लोग मतलब इस नहीं देखिए, आज ऐसा नहीं कि आज कॉम्पिटेंट लोग नहीं, आज भी नहीं बहुत कॉम्पिटेंट की बात नहीं कर रहा मैं कि इतना ज़्यादा काम सामने नहीं आ रहा है कि मतलब थोड़ा-थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट बहुत वो हो गया। इसलिए नहीं आ रहा कि कंपोज़र्स को या जो भी म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, उनको उतना टाइम नहीं दिया जा रहा। हुँ, हुँ। जैसे मैंने पहले एक आपको एपिसोड में बताया था, नौशाद साहब से मैंने ये पर्सनल क्वेश्चन किया था कि नौशाद साहब आप एक गाना कितनी देर में बना लेते थे? वो बोलते बेटे 1 दिन में या 6 महीने में। मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन या 1 दिन या 6 महीने। मैंने कहा इतनी देर प्रोड्यूसर, वो बोलते जिसको पता था कि नौशाद ही इसको बना सकता है, वो मुझे 6 महीने वेट करता था। हाँ। तो पर वो चीज़ भी फिर वैसे ही देते थे जो कोई और नहीं दे सकता, वो जो नौशाद साहब ही दे सकते थे। लेकिन अब आप ये देखिए कि नौशाद साहब ने इतना काम किया, फिर जैसे कि शंकर जयकिशन साहब थे उन्होंने किया या आर डी बर्मन, एस डी बर्मन इन लोगों ने इतना काम किया हुआ हमारे सामने था, तो इसलिए थोड़ा-सा कान आदी रहते थे कि अरे ये उनकी कंपोज़िशन लग रही है। हाँ मतलब जी। कुछ ना कुछ वो मिल जाता था।
तो लेकिन अभी आप देखिए कि आजकल जो म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो क्या वो इतनी चीजें दे रहे हैं, दे पा रहे हैं? नहीं, वो उनको टाइम नहीं दिया जाता। जैसे आज क्या सिनेरियो कि प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया कि एबीसी सर मुझे ये एक सिचुएशन आई है, ये गाना चाहिए। तो बोलेगा कि ओके, अगर कंपोज़र बोलेगा कि ओके मैं सर आपको देता हूँ। अब मान लीजिए उन्होंने एक दिन ले लिया, नेक्स्ट दिन डे कॉल किया कि कि तैयार हो गई चीज? सर मैंने तैयार किया है। वो बोले नहीं, मैंने तो रिकॉर्ड भी कर लिया किसी और के साथ। हाँ, तो ये तो खैर जाती वाली बात, ये तो वो खैर हाँ हुआ है, जी। लेकिन मैं तो नॉर्मल हालात में जैसे कि मैं बात क्योंकि आजकल सिस्टम भी बदल गया। कंपोज़र उतनी डीपली इन्वॉल्व नहीं होते कि जाके पहले सुनाएं, सारा सब की सिटिंग करें पहले, फिर म्यूजिशियंस की सिटिंग करें। वो सीधा ऐसा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि सारा कुछ नेट से जुड़ा है। ओके मैं एक कंपोजिशन भेज रहा हूँ, आइडिया भेज रहा हूँ, ऐसा कोई गाना मुझे आप प्रोड्यूस कर दीजिए। वो प्रोड्यूसर को कनेक्ट करेंगे। जो प्रोग्रामर है वो और कहीं बैठा है, किसी और कंट्री में बैठा है। मतलब बिखर गई सारी चीजें, उनको हाँ फिर एक जी। जगह तो कर वो लेते हैं और फास्ट कर लेते हैं। कंपाइल करके फास्ट काम हो जाता है। हम्म बट क्योंकि उसमें अब जिसको कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हम्म, उसमें कई बार वो इंटेग्रिटी नहीं आ पाती। हाँ, तभी तभी इसलिए बहुत कम सॉन्ग अब ऐसे नजर आते हैं हाँ जी। कि जो वाकई दिल को छूते हैं। होते हैं बेशक, आज भी बन रहे हैं, आज भी बड़ा अच्छा काम हाँ हो रहा है, जी। लेकिन वो कम ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाएं। पहले होता था कि हर चीज जो आ रही हो दिल को देखिए छू। जो दिल को छूने की बात है ना, वो भी जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती है। लेकिन उस वक्त की जनरेशन में तो वो चीज हाँ, अगर हम कंपैरिजन करें कि इस जनरेशन को दोनों तरह का म्यूज़िक सुनाए, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोग या सुनने वाला जो भी जुड़ने वाला इवेंचुअली उसी म्यूज़िक के साथ जुड़ जाएगा जाके, जो मौजूदा है या जो गोल्डन एरा जिसको हम जी मानते जी हैं। जी जी, वही मैं यही कह रहा हूँ कि उस वक्त इतना खूबसूरत काम हो गया है कि, और इतना हुआ है तो वो जाहिर है कि उसको फॉलो करते हुए आज के लोग जो हैं, वो जाहिर है कि ये तो होता है कि जो चीज़ पहले से मौजूद है उससे हम अगर वही कहते हैं ना, इल्म और अपना बढ़ाएं हाँ और जी, उसमें कुछ और जिद्दत पैदा करें, तो जाहिर है कि वो तो सारा हाँ जी। ये होगा। लेकिन अब जैसे कि ये था, लेकिन अब मैं जो सवाल था वो अपनी जगह है कि जैसे कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट्स का ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तीसरे जो हैं, दूसरे साहब जो हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा वो चाहते थे। अच्छा, RD1 जो थे, उनके यहाँ एक डिफरेंट स्टाइल था, वो अजीब-अजीब चीज़ें भी उसमें वो शामिल कर, एकदम लगता था कि हाँ, ये तो वो है। देखिए जो इनोवेशन है और जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो हर दौर में चलती रही है। ज़ाहिर हाँ है। जी, तो जब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको दूसरी तरह से अचीव किया जाता था। हुँ, अब ऐसे किसी गाने में कार का हॉर्न है, आज तो कीबोर्ड में ही साउंड इफेक्ट है, वहाँ से ही आ जाता हाँ, बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। यहाँ आपको नेट से ही साउंड इफेक्ट कार हॉर्न मिल जाता है। अब जैसे ये गाना मुकेश जी का था, जो तुमको हो पसंद, वही उसमें बात कही, उसमें हाँ। म्यूजिक में हॉर्न आता है। हाँ, तो मोम मोम करके। ये आनंद जी ने मुझे बताया था कि एक बंदा बकायदा स्टूडियो में तारें लेके बैठा था, तो हाँ, वो उसमें तो वो तारें टच करके उसी टाइम बजाया गया था। अच्छा, लेकिन उस गाने को अगर अभी आपने याद दिलाया तो देखिए, वो ख्याल आते ही फौरन वो भी म्यूजिक भी, वो उसका यस, हॉर्न भी यस। जहन में भी आ गया और सुनाई दिया कि वो, हाँ, क्योंकि खूबसूरती आ रही है नहीं उसमें उससे। देखिए वो कैसे आया होगा ना, जब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने एक्सप्लेन किया होगा कि हमें ये चीज़ चाहिए। ये गाना हीरो और हीरोइन कार में जब जा रहे हैं तब ये हीरो गा रहे हैं, तो उन्होंने कार को ध्यान में रख के उसका हॉर्न रखा। हाँ, राइट, अगर नहीं भी रखते तो गाना तो वैसे भी चल वैसे ही बन जाता, जाता है उसमें, ना? और लेकिन अब गाने और खूबसूरत दिख रहा है वो। गाने वाला करियोकी पे वैसे ही गा के निकल जाता, राइट। तो अच्छा, लेकिन ये कराओके की अभी आपने जैसे बात की, कराओके तो अब तो बड़ा कॉमन हो गया है। देखिए जैसा मैंने बोला, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्टार मेकर है, ये सारे प्लेटफॉर्म बड़े चलते हैं क्योंकि उसमें आपको क्या कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। हम्म। पर ये कहीं ना कहीं आपकी जो सिखलाई है या लर्निंग है उसको टोटली ब्लॉक कर देता है। क्योंकि आप सिर्फ वहीं उधर तक महदूद होकर रह जाते हैं। आपको लगता है कि मैं तो पहले ही अच्छा गा रहा हूँ, जो मैंने पहली स्टेटमेंट सबसे दी, अगर आपको पहले से ही लग रहा है कि मैं तो अच्छा ही गा रहा हूँ, हाँ, अब कभी नहीं सीखोगे। हाँ, और फिर इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ है कि उसमें जो कमजोरियां चल रही होती है, पहले दिन से चलनी शुरू होती है, वो चलती रहती हैं, हाँ जी, कुछ पता ही नहीं चलता है। बस ये होता है कि उन्हें, सिंगर को ये एक थोड़ा-सा वो एहसास हो जाता है कि मेरे साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ चल रहे हैं,
हाँ जी, तो अब इंस्ट्रूमेंट जो है ना, देखिए इंस्ट्रूमेंट जो है, चाहे वो आपका वायलिन है या नेक्स्ट एपिसोड में गिटार है मैं जी। एग्जांपल दूंगा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वाह। गाना कंट्रोल करने के लिए, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक आ जाता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ से हम कैसे समझ सकते हैं कि ओके ये क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट जैसे सिंगर बोलता है वैसे इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते बोलता है, देखा क्या बड़ी अच्छी बात कही आपने, ऐसे ही है है। ना, उसकी और प्रॉपर गाने में कंट्रीब्यूशन होगी। बिल्कुल। वो हाँ, मैं एक दो गाने के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलें नेक्स्ट टाइम फिर हम इस पे भी बड़ा अच्छा रहेगा इस पे भी, और साथ साथ हम नेक्स्ट टाइम नाज़रीन आपकी कॉल भी लेंगे। और जैसे कि अभी बात करते करते ये निकला है कि उनकी ये भी एक चीज़ है, तो नेक्स्ट एपिसोड इस पे भी करेंगे। और आप लोग ज़रूर कॉल कीजिएगा, पिछले प्रोग्राम भी देखिएगा, उसमें भी कोई अगर सवालात आपके जहन में है, क्योंकि उस वक्त हम लाइव कॉल नहीं ले रहे थे, जैसे आज के प्रोग्राम में भी लाइव कॉल नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आपके जो भी इस तरह के क्वेश्चन हो या उस वक्त जो हम प्रोग्राम कर रहे हो तो ऑन एयर भी कोई आपको सवाल जहन में आए, वो भी आप ज़रूर कीजिएगा। और आई एम 100% श्योर कि जवाब बड़ा अच्छा मिला है, क्योंकि मैंने जो इनका काम देखा है रमन जी का, मेरे तो उस्ताद हैं, और मैं कहता हूँ कि जो काम किया है और जो समझ है, और जिस तरह एक हर गुरु जो भी होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वो होता है, तो जो इनकी जिस तरीके से समझाने का तरीका है वो आप लोगों को खुद महसूस होगा जब आपको अपने सवालात के जवाब मिलेंगे। तो यकीनन आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और कोई ख़ास बात आप कोई मैसेज देना जी मैं लास्ट डॉक्टर में? साहब हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जी, प्यार से रहिए और अच्छा म्यूजिक करिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा आज का। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम के तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।